अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई हैव वेटेड फॉर लाइक 5 मिनट्स। कोई नहीं आया तो आई विल स्टार्ट। सो दिस इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, आप जाके देख भी सकते हो बाद में। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ जितना पढ़ा है हमने? देखो, आई वोंट बी एबल टू सी द चैट, तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड। अब्दुल हनान, हिबा। ओके, आई वांट हिबा एंड अब्दुल हनान, आई वांट यू टू आंसर दिस फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। बता सकते हो आप? बाकी छोड़ दो, बाकी यू डोंट हैव टू डू दिस। जी। Air resistance decreases. उसने कहा द बाइसिकल फॉर 2 marks, he says कि जी it shows horizontal forces when a cyclist travels forwards. The cyclist produces the driving force that acts on the back wheel. In this question you may ignore any frictional force acting on the front wheel. इसमें हमने ignore करनी frictional force। वो कहते हैं driving force होती है that acts on the back wheel। अब वो कहते हैं the bicycle accelerates until a constant speed is reached. Describe how the size of the air resistance changes during this time. आपने क्या कहा? एयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अब्दुल हनान? Yes, sir. नहीं। हिबा, आप एक्सप्लेन करना चाहोगे? हिबा बच्चे, आप बताओगे? हिबा, आर यू देयर? आप हो इधर हिबा? ओके। देखो अब्दुल हनान, नहीं, यू आर रॉन्ग। देखो, जब वो कांस्टेंट स्पीड पे पहुंच गया है ना, जब वो एक्सेलरेट करता है, द बाइसाइकिल एक्सेलरेट्स अंटिल अ कांस्टेंट स्पीड इज रीच्ड। जब आप स्पीड बढ़, व्हेन यू इंक्रीज द स्पीड, व्हाट हैपेंस इज एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। इट इंक्रीजेस अप टिल दैट वैल्यू जब वो एयर रेजिस्टेंस से ड्राइविंग फोर्स इक्वल हो जाते हैं। व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग, ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर। व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग, जब एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स जो है, ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड व्हेन इट इज ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, ड्राइविंग फोर्स, इट इज इक्वल टू एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। सो so this is what you have to do, ठीक है। just a minute. So he says describe how the size of the air resistance changes during this time. तो जब वो एक्सिलरेट करता है, you will say कि ड्राइविंग फोर्स फॉर द फर्स्ट पार्ट, A1 पार्ट आप लिखोगे, ड्राइविंग फोर्स will of air resistance will increase as the speed increases during acceleration.
ठीक है, एंड आफ्टर दैट वो कहता है कि इट इज ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, पहले एक्सेलरेट करते हैं देन इट ट्रैवल्स एट कांस्टेंट स्पीड। तो इसका मतलब ये है कि एयर रेजिस्टेंस एट कांस्टेंट स्पीड, air resistance becomes equal to ड्राइविंग फोर्स। 2 मार्क्स के लिए यू हैव टू राइट के एयर रेजिस्टेंस जो है इट विल बी इट विल इंक्रीज, ठीक है, और जब कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा होगा तो एयर रेजिस्टेंस और ड्राइविंग फोर्स इक्वल हो जाए। पहले एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी क्योंकि स्पीड बढ़ती जाएगी। तो कहते हैं कंपेयर द साइजेस ऑफ द टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस व्हेन द बाइसिकल इज एक्सेलरेटिंग। 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यही हैं, सो आप ये कहोगे ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन एयर रेजिस्टेंस। आपने ये बात करनी है बस, मतलब यू विल हैव टू राइट द सेम थिंग। तो अगर मैं किसी से पूछना चाहूं इन द क्लास, अरीबा डिड यू अंडरस्टैंड? आपको समझ आया बच्चे ये सवाल A1 and 2? A1 and 2 समझ आए? Sir, can you explain once again? I joined a minute ago. Okay, बच्चे the question was के the diagram is shown and there are 2 horizontal forces, one is driving force here and the other is air resistance. So the question he's asking that for the instance the bicycle accelerates first and then afterwards the bicyclist travels at constant speed. अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि he will be asking about what will be the size of the forces and what happens to the forces, ठीक है, because in dynamics you will be asked about forces only, ठीक है। अब यहाँ पर and the effects of forces जिसमें F is equals to ma आप यूज करते हो and every that. अब the question is he says describe how the size of the air resistance changes during this time. So when the bicyclist was accelerating, the driving force it will be greater than the air resistance, but air resistance will increase from 0. Air resistance will start to increase because the speed is increasing. And when the bicycle is traveling at a constant speed, तो इसका मतलब है air resistance will become equal to the value of the driving force. तो आप ये इसका आंसर ये लिखोगे for 2 marks. 1 mark will be for the correct explanation that air resistance will increase when the bicycle is accelerating, and it will become constant when the bicycle is traveling at constant speed. So this is what you have to describe for 2 marks. For the next part, he's asking that you have to compare the size of the horizontal forces when the bicycle is accelerating. So when the bicycle is accelerating, the driving force will be greater than the air resistance. ये मैंने explain किया है. Does anybody has any question? किसी का कोई सवाल? कुछ समझ ना आया हो? No, sir. All right. इसके बाद हम इस पार्ट को छोड़ते हैं that we have to basically explain के जो है ना हमें काइनेटिक एनर्जी, अभी हमने एनर्जी तो नहीं पढ़ा. Leave this, but we have to do this part. The acceleration of the bicycle. अब इसके लिए he says the total mass of the bicycle and the cyclist is 75 kg. Mass दे दिया. At one instant, the speed of the bicycle is 4 meters per second. The driving force is 30 newtons and the air resistance is 20 newtons. वो कहते हैं calculate the acceleration of the cyclist. देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा फॉर B2 पार्ट, मैं लिखूंगा F is equals to ma. अब याद रहे F जो है इट इज द रिजल्टेंट फोर्स. अब अगर रिजल्टेंट फोर्स देखा जाए यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स की जो वैल्यू है इट इज उसने दी है 30 न्यूटन और जो एयर रेजिस्टेंस है इट इज 20 न्यूटन. ठीक हो गया. सो 30 है ये 20 है. व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, कोई बता सकता है?
कोई बताना चाहेगा? 10 newtons. 10 newtons, and the direction will be forwards, right? So resultant force will be 30 minus 20. Mass दिया हुआ है 75 kg, and acceleration has to be calculated. So ये बन जाएगा 10 is equals to 75a. So a हो जाएगा 10 divided by 75. And what is the answer? 10 divided by 75. कोई बता सकता है? Does anybody have 0.13. 0 आगे क्या है? 0.13 के आगे क्या है? आगे क्या 0.13 क्या? Is it exact? Exact है ये? मुझे ही करना पड़ेगा? सर 0.3333 ऐसे जा रहा है. 0.1333 recurring decimal, right? So what I will do, मैं इस तरह लिखूंगा ना. अब the point is मुझे कितने significant figures तक लिखना है? देखो in the question statement आपको 2 significant figures नजर आ रहे हैं, right? So you will have to write 2 significant figures. 0.13 meters per second square. ठीक हो गया? So ये था सवाल. इसके बाद I will go up to next questions. मतलब apart from 2 or 3 students कोई बाकी जो है ना कोई explain ही नहीं करता, कोई बोलता ही नहीं है. इतना कहने के बावजूद भी आप लोग नहीं बोलते. क्या आपने थिंकिंग डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस देखा था? मैंने जो बताया था, किसी ने जाके देखी थी वीडियो? मैंने अपलोड सेपरेटली भी कर दी थी लाइव सेशंस के. उस किसी ने जाके देखा? पोर्टल का एक्सेस किस किस के पास नहीं है? कोई मुझे हैंड रेज करके बता सकता है पोर्टल का एक्सेस किसके पास नहीं है? और किसके पास नहीं है? Eba, are you there? मौजम आपके पास है एक्सेस? मौजम, do you have access to the portal? देखो मोमेंटम इज समथिंग एल्स. मैंने मोमेंटम की तो बात की नहीं यहाँ पर ना. मोमेंटम इज समथिंग एल्स. लेकिन ये है कि आई कैन नॉट सी क्वेश्चंस. मुझे तो सवाल नजर ही नहीं आ रहे यहाँ पे ना. अगर एक्सेस था सबके पास तो उन्होंने देखा क्यों नहीं है? देखो थिंकिंग डिस्टेंस क्या होता है? जिस तरह सपोज करो यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार. आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ठीक है? तो आपको सामने स्पीड ब्रेकर नजर आता है. तो अगर स्पीड ब्रेकर नजर आया, व्हाट यू विल डू, आप जो है ना इसके अंदर आप जो है अप्लाई करोगे, ब्रेक्स लगाओगे, राइट? लेकिन फौरन तो नहीं ब्रेक लगाओगे, ठीक है? फौरन तो ब्रेक नहीं लगेगी. आप जैसे ही आपने स्पीड ब्रेकर देखा, आपका रिएक्शन टाइम था. उस रिएक्शन टाइम के अंदर जब आपने सोचा और ब्रेक के पैडल के ऊपर पांव रखा, तो वो थोड़ा सा वक्त लगा उसे, राइट? वो जो वक्त लगता है उसमें जो गाड़ी ट्रैवल करती है डिस्टेंस, दैट इज नोन एज थिंकिंग डिस्टेंस. तो व्हाट एक्सप्लेन्स इज के जो थिंकिंग डिस्टेंस है वो रिएक्शन टाइम के वक्त गाड़ी जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाती है उस डिस्टेंस को कहते हैं. और ये उसी वक्त होगा व्हेन यू आर ट्राइंग टू अप्लाई ब्रेक्स. ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी मैं ब्रेक नहीं लगाई तो तब थिंकिंग डिस्टेंस आएगा. नहीं. This scenario is only applicable when you are applying brakes.
जिस तरह मैंने आपको कहा, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको सामने स्पीड ब्रेकर नजर आया, आपने रिएक्ट किया, उस रिएक्शन में हो सकता है 1 सेकंड लगा हो, 0.5 सेकंड्स लगे हो, जितने भी सेकंड्स लगे, उस दौरान रिएक्शन टाइम के दौरान जितना गाड़ी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज थिंकिंग डिस्टेंस। फिर आता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस वो होता है कि जब आपने ब्रेक्स पर पांव रख दिया, गाड़ी ब्रेक कर रही है, लेकिन गाड़ी डिस्टेंस तो ट्रैवल कर रही है ना, वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है जब आपने ब्रेक पर पांव रख दिया है पैडल पर, वो डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस कहलाता है। एंड इफ यू ऐड थिंकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो वो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाता है। ये बात समझ आई? ये मैंने पूरी वीडियो इस पे रख के मैंने पोर्टल पर रख दी थी। ओके, अब देखो, हमने एनर्जी चेंजेस को तो छोड़ दो। वो कहते हैं व्हेन अ कार ड्राइवर सीज एन इमरजेंसी अहेड, ही अप्लाइज द ब्रेक्स। ड्यूरिंग हिज रिएक्शन टाइम द कार ट्रेवल्स एट अ स्टेडी स्पीड। अब रिएक्शन टाइम जब हुआ है, तब गाड़ी स्टेडी स्पीड पर ट्रेवल कर रही है। एंड कवर्स अ डिस्टेंस नोन एज थिंकिंग डिस्टेंस। उसने खुद बता दिया। द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ये भी उसने खुद बता दिया। इतना आसान कर दिया, ऑल्दो कभी कभार पूछता है। अब वो कहते हैं फिगर 9.1 shows a speed time graph of a car. The driver sees the emergency at t is equals to 0. The total mass of the car is 800 kg. अब वो कहता है ये स्पीड टाइम ग्राफ है। इसका मतलब है ये आपका जो है, ये यहां से लेके यहां तक जो चला है, इफ आई हाईलाइट दिस, ये जो है बेसिकली, ये जो है, दिस इज बेसिकली, ये आप इसमें आपको हो के ये इस वक्त थिंक कर रहा है, और यहाँ पे उसने ब्रेक लगाई है, ठीक है, यहाँ ब्रेक लगाई है, स्पीड कम होना शुरू हो गई। दिस इज बेसिकली ब्रेकिंग। लेकिन क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है, आई विल हैव टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ टू कैलकुलेट थिंकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब वो कहते हैं डिटरमिन द थिंकिंग डिस्टेंस। थिंकिंग डिस्टेंस के लिए आई विल हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया अंडर द ग्राफ। ये एरिया अंडर द ग्राफ निकालना पड़ेगा। ये तो रेक्टेंगल है। इफ दिस इज अ रेक्टेंगल, तो ये लेंथ बनती है 1 एंड दिस बिकम्स 30। तो थिंकिंग डिस्टेंस बन जाएगा 30 into 1। लेंथ इंटू विड्थ होता है ना, एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, so 30 into 1, area is 30, so distance will be 30 meters, and you have to show this working। क्योंकि ये तो पुराना पेपर है, यहाँ पर कोई डिस्टेंस जगह नहीं है, लेकिन इन द न्यू एग्जाम यू विल बी गिवन एम्पल स्पेस जिसके अंदर आप कर सकोगे। ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस ये है, मैं रेस करता हूँ इसे। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस ये है, ठीक हो गया। Now this becomes a right angle triangle. This is 30, this is 4, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहां पर देखो, इसका एरिया आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस इज 4 एंड हाइट इज 30, सो ये आ जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी, डिस्टेंस विल बी 60 मीटर स्क्वायर, तो ना 60 मीटर, एरिया 60 है, so ब्रेकिंग डिस्टेंस ये आ गया। Now he's asking the deceleration of the car during braking। अब ब्रेकिंग ये है, ब्रेकिंग ये है, तो डिसेलरेशन के लिए फॉर अ स्पीड टाइम ग्राफ आई विल हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट, राइट। सो ग्रेडियंट के लिए मैं कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ। पहले ये पॉइंट लेता हूँ, दिस पॉइंट इज 1, 30 एंड दिस पॉइंट इज 5, 0।
So for this third part, gradient का formula होता है y2 minus y1 over x2 minus x1. So this is, if I choose this as y2, तो ये बन जाएगा 30 minus 0, 30 0 1 minus 5. So this will be 30 over minus 4. 30 over minus 4 is minus 7.5. So gradient is minus 7.5. So deceleration will be 7.5. हालांकि acceleration जो है, acceleration is minus 7.5 meters per second square, but deceleration is positive 7.5. For the next part, he says, the force provided by the brakes. ब्रेक्स में कितनी फोर्स लगाई है? जाहिर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखो अगर ये कार है, ये इस तरह ट्रैवल कर रही थी, ये गाड़ी की फॉरवर्ड फोर्स है, और उस वक्त तो देखो गाड़ी तो हमने आगे की तरफ ब्रेक वो लगाई नहीं ना, फोर्स तो लगाई नहीं आगे की तरफ जब गाड़ी स्टॉप पे लाई जा रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर रुक गई है गाड़ी, यहाँ पर गाड़ी आके रुक गई है. सो इसका मतलब है ही इज आस्किंग अबाउट दिस फोर्स. ये फ्रिक्शन तो नहीं करो, बट यू कैन से कि ही इज आस्किंग अबाउट द फोर्स जो ब्रेक लगाते हुए यहाँ पे आई, द ब्रेकिंग फोर्स, द फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ब्रेक्स. तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, F इज इक्वल टू ma. द ब्रेक, क्योंकि देयर इज ओनली वन फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड ड्यूरिंग ब्रेकिंग एंड दैट इज ब्रेकिंग फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स भी वही बन जाएगी. मैं इसको FB लिख देता हूँ, FB. एंड जो mass है, mass is given, mass is 800 kg, and acceleration is minus 7.5. So if you multiply 800 with negative 7.5, तो क्या आता है? Can anyone explain? क्या आता है? कोई बता सकता है? मुझे खुद करना पड़ेगा. negative 6,000. Negative 6,000. अब क्योंकि this is the force provided by the brakes, ये negative indicate कर रहा है कि the force is in the opposite direction. लेकिन ये बात याद रखो, जब ब्रेक लग रही है आगे की तरफ फोर्स कोई नहीं लग रही, ठीक है? आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही, ये सिर्फ पीछे ही लग रही है फोर्स. तो ये नेगेटिव कैंसिल हो सकता है, बट इफ यू राइट नेगेटिव तो इट इज नॉट रॉन्ग. आप इस तरह भी लिख सकते हो, 0 minus FB is equals to 800 into negative 7.5. उससे नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा. So you can write all, you can also write minus 6,000, या यहाँ पे देखो तो 6,000 आएगा, तो it doesn't matter. अब यहाँ पर देखो, he says use ideas about friction and deceleration. State and explain how the braking distance is affected by using new tires rather than badly worn tires. अब suppose करो आपके पास टायर्स पुराने हैं गाड़ी, as compared to the new टायर्स जो कि नए हैं. नए टायर्स ज्यादा फ्रिक्शन देंगे, ज्यादा जल्दी ब्रेक्स अप्लाई हो जाएंगी उस पर. तो what will happen to the braking distance if the tires are new as compared to the old tires? अब देखो इसके अंदर ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा, मेरा फ्रिक्शन बढ़ जाएगी ना, deceleration will be greater, friction will be greater, deceleration will be greater. So if the friction will be greater and deceleration will be greater, गाड़ी जल्दी at halt आ जाएगी. मतलब इसका एरिया, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा, गालिबन कुछ ऐसा, ठीक है? So distance, braking distance will be smaller as compared to the previous tires जो पुराने हैं. The car skidding on a wet road है, बारिश हुई है,
यू ट्राई टू अप्लाई ब्रेक्स, गाड़ी स्लिप कर जाती है, गाड़ी आपने पूरा पाँव रख दिया लेकिन टायर स्लिप कर गया, वो स्किड कर गई गाड़ी। अगर कार स्किड कर गई है तो गाड़ी तो नहीं रुकेगी, वो तो बहुत देर बाद जाके रुकेगी। इट मीन्स कि on a wet road friction will be less and deceleration will be less, so that is why braking distance will increase. ठीक हो गया? Now for the third part he says the car carrying a heavy load of passengers. For a heavy load of passengers क्या होगा? It will have a greater inertia. Inertia बहुत ज्यादा हो जाएगा, mass ज्यादा है ना. So if the inertia is greater, what will happen? If the inertia is greater, what will happen? उसकी फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, गाड़ी की फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। जो जितनी हैवी चीज है उसको रोकना, मतलब एज कम्पेयर उसकी फ्रिक्शन वो मुश्किल है, उसकी फ्रिक्शन बढ़ जाती है, so friction will be greater, deceleration will be greater. So क्या यहाँ पर ये मैं कह सकता हूँ कि अगर हैवी लोड ऑफ पैसेंजर्स है तो उसकी वजह से कोई मुझे इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है? मतलब लेट्स सपोज आप गाड़ी का वो कर देते हो ज्यादा, उसका मैथ ज्यादा कर देते हो, व्हाट विल हैपन? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? जी, कोई बता सकता है? अरीबा, कैन यू एक्सप्लेन? सर ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है ना? मतलब तो आप ये समझो कि एक जगह ट्रक है और एक जगह एक छोटी सी गाड़ी, ठीक है, सेम रोड कंडीशंस, सेम ड्राइवर, सब कुछ सेम है, आप ब्रेक अप्लाई करते हो, ट्रक ज्यादा पहले रुकेगा अगर सेम स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है या गाड़ी? ट्रक ज्यादा देर से रुकेगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। उसका इनर्शिया ज्यादा है, सो इट विल जी रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स टू बी स्टॉप डाउन, राइट? तो जी उसकी वजह से वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा रुकते हुए, ठीक है, और कार जल्दी रुक जाएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि ड्यू टू इट्स ग्रेटर मास, उसका जो उसकी फ्रिक्शन है इट विल बी रिड्यूस्ड। जब फ्रिक्शन रिड्यूस होगी तो डिसेलरेशन भी कम हो जाएगी। सो ये चीज है, बट यू कैन एक्सप्लेन दिस इन इनर्शिया कॉन्सेप्ट एज वेल। मुझे ये बताएं, हु इज दिस हमदा फातिमा? ये कोई नई स्टूडेंट है या पुरानी स्टूडेंट है, उनको नहीं पता था पहले? कैन यू अनम्यूट बच्चे? More force, yes, more force will be needed to stop it down. Who is this Hamda Fatima? बच्चे आप न्यू स्टूडेंट हो? आप लोग बोलने से क्यों शर्माते हो? सर ये मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं, इसको छोड़ दिएगा बी पार्ट। आई वांट द आंसर टू ए पार्ट 1 and 2। मौजम आप बता सकते हो ए पार्ट 1 का आंसर? ओके, मौजम मुझे बताओ पहले पार्ट का आंसर, ए पार्ट 1 का आंसर बताओ।
ए पार्ट 1 का क्या आंसर है मौजूद? मौजूद आप हो क्लास में? मौजूद आर यू देयर? मैंने आपसे कुछ पूछा है। I want the answer to A part 1. क्या बी? मतलब आप अनम्यूट क्यों नहीं कर सकते हो? अच्छा, कोई और एक्सप्लेन कर सकता है? अब्दुल हनान आप बताओ। हाँ अरीफा बोलो। सर पार्ट 1 में A and B are equal और पार्ट 2 में B is greater than A. बिल्कुल सही। बहुत सिंपल सवाल था, बिल्कुल सही कहा, गुड। फोर्स बी जो है, when the car is traveling at constant speed, resultant force is zero. When resultant force is zero, तो इसका मतलब है forward force is equal to the backward force. तो force B और force A equal है। बिल्कुल सही कहा। मुझे एक दो स्टूडेंट्स के अलावा मुझे बाकी सारे जो है ना, बिल्कुल उन्हें लगता है कि या तो उन्हें समझ नहीं आ रही है मैं जो पढ़ा रहा हूँ, या वो क्लास में नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आपने वो भी नहीं दी ना, असेसमेंट्स भी नहीं दी। इसमें मेरा क्या नुकसान है? आपके पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं, आप पैसे देते जाएं, पढ़ते जाएं, सौ बिस्मिल्लाह। आप जब नहीं पढ़ेंगे तो पेपर तो मैंने नहीं देना, पेपर तो आपने देना है। आप जाके पेपर देंगे, पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के पैसे लगेंगे, ठीक है। रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो मेहनत करोगे अपने लिए करोगे, नहीं करोगे तो अपने लिए करोगे। ऑलराइट। अब देखो, मैं ये सवाल जो है ना, मैं चाहूंगा कि आपको मैं एज अ होमवर्क दूं। मैं चाह रहा हूँ मैं कुछ और चीजों पे लेके आऊँ। ये ब्रेकिंग डिस्टेंस, थिंकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो मैं चाहूंगा कि कर लो। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। अभी तो फिजिक्स शुरू ही नहीं हुई, आप लोग अभी से ही खामोश हैं। जब आगे चीजें आएंगी आप तो फिर भाग जाएंगे। हाँ, ये मैं चाहूँ तो करवा सकता हूँ, लेकिन मैं ये होमवर्क दूंगा आपको। आई एम आउट ऑफ क्वेश्चंस। ये 2009 तक के हैं, क्योंकि 2010 से मैंने आपको क्वेश्चंस वो करवाने हैं, पास्ट पेपर्स। ओहो, मतलब मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ चीजें। मुझे लगता है कि मैंने पेपर देने जाना है, आप लोग नहीं करते हो। सिवाय एक दो स्टूडेंट्स के बाकी सारे खामोश होते हैं।
which is very very bad. मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप गलत भी बता दें तो उसमें कोई कुछ नहीं है, आप तब भी नहीं बोलते। एनीवेज, अब वो कहते हैं कि दिस इज अ स्पीड टाइम ग्राफ, इसी सवाल पे चल रहे हैं। दिस इज अ स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, for the first 24 seconds of the motion of a car along a straight road. During the motion, there is a period of uniform acceleration. During the motion, there is a period of uniform acceleration. State both start and finish time of this period. अब ये ना काइनेमेटिक है, ऑल्दो यहाँ पे काफी बच्चों ने पढ़ा होगा, तो अब्दुल्ला ताहिर मुझे बताओ, what is the answer to this first part? जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जी अब्दुल्ला। जी अब्दुल्ला। अब्दुल हनान आप बताओ। सर 0 स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट इसका 14 है। नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए यूनिफॉर्म तो नहीं है, ये पार्ट तो यूनिफॉर्म नहीं है ना, कर्व हो गया ना। स्ट्रेट लाइन जो होती है ना स्पीड टाइम ग्राफ में, जो डायगनल स्ट्रेट लाइन होती है, जो डायगनली स्ट्रेट लाइन होती है ना, वो पार्ट स्पीड टाइम ग्राफ में कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होता है। सो इफ आई ट्राई टू हाईलाइट दिस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पार्ट ये है, 0 to 8 सेकेंड्स लिख दो, ठीक है। 8 सेकेंड्स तो 8 सेकेंड यहाँ तक आप लिख सकते हो, 0 से 8 सेकेंड्स। इसको छोड़ दो, एनर्जी चेंजेस अभी नहीं पढ़े। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड्स, स्टेट क्लियरली द इक्वेशन यू यूज। 3 मार्क्स के लिए। एक्सेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड्स, मतलब फर्स्ट 5 सेकेंड्स ये बनते हैं। ये इस पॉइंट पे जो ये कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 5,8, ये है 0,0। जी अब्दुल्ला नान क्या करेंगे? बाकी बच्चे तो ऐसी बस क्लास में आए हैं, मैं उनसे सवाल पूछूंगा ही नहीं। अब मैं उनको अगली दफा पूछूंगा, अगर वो आंसर नहीं देंगे मैं उनको क्लास से निकाल दूंगा, वो फिर ज्वाइन नहीं कर सकेंगे दोबारा जब तक क्लास एंड नहीं होगी। नहीं अब्दुल्ला ताहिर, अगर तो आप देखो, ये आप देख रहे हो, मतलब जितनी देर आपने लिखने में लगाई है, अगर आप बोलते तो आप मुझे काफी हद तक मैं आपको चीजें बता चुका होता। मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चे यू हैव टू, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको तरीके से पढ़ना पड़ेगा ना। दिस इज नॉट द राइट वे टू चैट, गिव योर आंसर्स इन चैट। मतलब ये आपको किसने बताया किस तरह करते हैं? ये आपको किसी ने नहीं बताया पहले? आप जब एकेडमी में आए हो कि क्या नॉर्म्स होते हैं क्लास के? दिस इज वेरी रॉन्ग। देखो आप पे कर रहे हो ना हमें, आप हमें पे कर रहे हो ना, अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? मतलब मैं आपसे कोई चीज पूछ रहा हूँ, आप एग्जाम में लिखोगे, एग्जाम में आओगे, वो तुमसे कहेंगे कि ये चीज लिखो, ये बोलो, आप क्या जवाब भी नहीं दोगे वहां पे? बहुत गलत है ये मैं पहले भी कह चुका हूँ।
देखो वो जब कह रहे हैं ना स्टेट क्लियरली द इक्वेशन यू यूज फॉर द फर्स्ट 5 सेकंड्स व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं या तो ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू ओवर टी, ये भी लग रहा है, मतलब ये फॉर्मूला है ना, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम विच इज v माइनस यू ओवर टी। लेकिन अब ये मैं तो ये करूंगा ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन, जो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ है वो m से रिप्रेजेंट होता है और वो आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो ये बन जाएगा 8 माइनस 0 ओवर 5 माइनस 0। दिस टर्न्स आउट टू बी 1.6 ग्रेडियंट है। सो एक्सेलरेशन इज 1.6 meters per second square. The other way around is ये वाला फॉर्मूला, change in velocity over change in time. Change in speed कर दो, velocity कर दो, यहाँ पे speed है 8 minus 0 और time का change है 5 minus 0, again 8 over 5 आएगा। अब देखो जब उसने लिख दिया ना स्टेट क्लियरली द इक्वेशन यू यूज, तो 1 मार्क इसका है, 1 मार्क कैलकुलेशन का है और 1 मार्क फाइनल करेक्ट आंसर का विथ यूनिट्स। वो कहते हैं डिटरमिन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 5 सेकंड्स। फर्स्ट 5 सेकंड्स का अगर मैं ये निकालना चाहूं तो एरिया अंडर द ग्राफ ये बनता है, ट्राइंगल बनता है, ये 8 है, ये 5 है, सो क्या बनेगा एरिया अंडर द ग्राफ, हाफ इंटू 5 इंटू 8, ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी 20। सो डिस्टेंस will be 20 meters. वो कहते हैं the car is stopped by applying the brakes. Various factors can affect the distance traveled by the car during the time that the brakes are applied. Braking distance की बात हो रही कि various factors हैं जो braking distance को change कर सकते हैं, vary कर सकते हैं. Apart from the force applied by the brakes, state 2 of these factors. बता सकते हैं कोई? Sir, friction and air resistance. फ्रिक्शन तो सही है, मतलब वो फ्रिक्शन फोर्स ही हो गई ना, फ्रिक्शनल फोर्स ही होगी ना, फ्रिक्शन अपार्ट फ्रॉम द फोर्स अप्लाइड। फ्रिक्शन आपने बात सही की, लेकिन किसके दरमियान फ्रिक्शन? Sir, tires in the road. बिल्कुल सही बात की है, लेकिन फ्रिक्शन किस तरह इंक्रीज हो, व्हाट इज द फैक्टर? आपने कहा फ्रिक्शन Sir, अपार्ट फ्रॉम apply. द फोर्स, आपने कहा कि फ्रिक्शन, अगर मैं फ्रिक्शन वेरी करता हूँ बिल्कुल सही है, दूसरा मतलब और क्या हो सकता है? Air resistance. नहीं, एयर रेजिस्टेंस से ब्रेकिंग डिस्टेंस का ताल्लुक कोई नहीं। एयर रेजिस्टेंस से ब्रेकिंग डिस्टेंस का ताल्लुक कोई नहीं। जी कोई बता सकता है? Sir, surface of the road. हाँ, वो फ्रिक्शन में ही आ गई ना, वो फ्रिक्शन में ही आ गई ना।
जी रिएक्शन टाइम ड्राइवर का। रिएक्शन टाइम ड्राइवर का दैट इज नॉट कैटेगराइज इन द ब्रेकिंग डिस्टेंस। देखो आपने मैथ्स की बात कर देते ना, अगर मैथ्स ज्यादा कर देते तो ब्रेकिंग डिस्टेंस बदल जाता ना। अभी पीछे सवाल किया ना हमने। देखो अगर आप टायर्स चेंज करते हो फ्रिक्शन बदल जाएगी, आप वेट कंडीशंस ले आते हो रोड पे फ्रिक्शन बदल जाएगी, राइट? तो इट इज कैटेगराइज इन फ्रिक्शन। द अदर फैक्टर वाज कि आप मैथ चेंज कर दो, उससे ब्रेकिंग डिस्टेंस फर्क हो जाए। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडे। अब मैं चाहूंगा कि किसी का कोई सवाल है तो वो पूछे, कोई चीज समझ नहीं आई। मौजम वेट इज नॉट द राइट आंसर मैथ्स। जी, कुछ पढ़ा हो आपने समझ ना आया हो, एनीवन? मौजम आपने असेसमेंट दे दी है? मैंने चेक नहीं की असाइनमेंट्स, मुझे वक्त नहीं मिल सका। मैं कर लूंगा, कर दूंगा, मैं उसी के ऊपर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। होपफुली आज कर दूं, मे बी कल कर दूंगा। और एनी क्वेश्चन? देखो Sir, I don't understand. हाँ बोलो प्लीज, कौन है? I don't understand Newton laws. आपने जो मैंने रिकॉर्डिंग्स अपलोड की हैं उसको देखा दोबारा, तब भी समझ नहीं आया? Yes, sir. अच्छा, मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूँ न्यूटन लॉ का। सपोज करो आप अभी यहाँ बैठी हो, आप अगर अपने लैपटॉप पे क्लास ले रही हो या पीसी पर क्लास ले रही हो, आप जब तक अपने लैपटॉप को नहीं हिलाओगी, लैपटॉप अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ऐसा ही है? Yes, sir. इसका मतलब है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वो रेस्ट पे है ना, इट विल स्टे एट रेस्ट। हाँ, अगर ऐसा होता कि ये मैं लैपटॉप को फेंक देता और हम सपोज करें हम वैक्यूम में हैं और हम फेंक दिया, वो चलता जाएगा, चलता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, कोई रुक ही नहीं सकता वो। जिसका मतलब है कोई ऑब्जेक्ट अगर चलता जाए तो वो चलता ही जाता है, और अगर कोई चीज रुकी हुई है वो रुकी ही रहेगी। ये न्यूटन का पहला लॉ है। ये बात समझ आती है? Yes, sir. अच्छा, अब आते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट पे। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ये है कि आपने जब एक ऑब्जेक्ट को फेंका, वो चल रहा था, आपने उसे रोकना है। अब आप उसे रोकना चाहोगे, इसका मतलब है आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगाओगे, फोर्स अप्लाई करोगे ना उसके ऊपर। तो वो जो फोर्स अप्लाई करोगे, वो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स कहलाती है। जब वो फोर्स किसी चीज को रोकती है, या एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कोई फोर्स पहले से अप्लाई हो रही थी, आपने एक और फोर्स अप्लाई कर दी जिसकी वजह से उसका बिहेवियर बदल गया, वो उसने एक्सेलरेशन की या डिसेलरेशन की, वो न्यूटन सेकंड लॉ है। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, आप उसे चलाना चाहते हैं, मूव करवाना चाहते हैं, तो आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाएगा। वो जब मूव करेगा तो वो एक्सेलरेट करेगा। वो एक्सेलरेट करेगा तो उसकी फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए आप F इज इक्वल टू ma अप्लाई करते हो। अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, आप उसे रोकना चाहते हो, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, एंड दैट विल बी कैलकुलेटेड थ्रू F इज इक्वल टू ma। तो बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का जो एप्लीकेशन है वो सेकंड लॉ बन जाती है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, वो रेस्ट पे अगर पड़ा हुआ है, आप उसे मूव करवाना चाहते हो, तो आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, आप उसे रोकना चाहते हो, तब भी न्यूटन सेकंड लॉ बन जाएगा।
F is equals to ma is basically Newton's second law. Newton's third law, ये समझ आए बात? यही सबसे मुश्किल बात है इसमें. Yes, sir. अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ये है, सपोज करो आपने ट्रैम्पोलिन पे जंप किया कभी? Do you know what is a trampoline? Yes, sir. Okay. If you jump on a trampoline, ठीक है, और आप उस पे जंप करते हो तो आप ऊपर क्यों जाते हो? मतलब आपने जंप किया है, आप ऊपर चले जाते हो दोबारा. मतलब आपने फोर्स आपने खुद तो नहीं कोशिश की ऊपर जाने की, आप ऊपर क्यों चले गए? सर क्योंकि हमने फोर्स लगाई किस पर? जंपिंग पे. हाँ, अगर आपने उसके जो जंपिंग बेड है उसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की है, आप गिरे उसके ऊपर आके, फोर्स लगाई ना आपने उस ट्रैम्पोलिन बेड के ऊपर, तो वो ट्रैम्पोलिन क्या करता है, आपकी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है. जितनी फोर्स आपने ट्रैम्पोलिन पर लगाई, ट्रैम्पोलिन ने उतनी ही फोर्स आपकी बॉडी पर अप्लाई की, इसलिए आप ऊपर चले जाते हो. ठीक हो गया? तो इसका मतलब है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि आपका एक्शन क्या था? आप ट्रैम्पोलिन के ऊपर गिरी, उसका रिएक्शन क्या हुआ? ट्रैम्पोलिन ने आपको ऊपर फेंक दिया. न्यूटन्स थर्ड लॉ के अंदर फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है. अब देखो, जब आप ट्रैम्पोलिन के ऊपर फोर्स लगा रही थी तो वो डाउनवर्ड्स थी, राइट? आप नीचे की तरफ जा रही थी, राइट? ऐसा ही है, फोर्स Yes, sir. डाउनवर्ड्स थी. लेकिन जब ट्रैम्पोलिन ने आपको ऊपर फेंका तो फोर्स किस तरफ हुई? सर अपवर्ड्स. ऊपर की तरफ. तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी ना दोनों फोर्सेस की. Yes, sir. तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो होता है वो वो हमेशा दो फोर्सेस को रिलेट करता है. दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर, but they are in opposite direction, equal to each other in terms of magnitude. तो ये है, right? Any other question? No, sir. Yeah, Abdul Hanan, it is bouncy, but देखो अब्दुल्ला ताहिर का सवाल है, सर कैन आई सबमिट असाइनमेंट इन पीडीएफ? भाई जिस मर्जी में कर दो यार. मैंने कहीं कहा है कि आपने पीडीएफ में नहीं करना, मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट देना है आपने? मैंने कहीं लिखा है? मैं तो चाहूंगा मुझे पीडीएफ में दो, ठीक है? डॉक्यूमेंट में दोगे तो मेरे तब भी कोई मसला नहीं है. डॉकएक्स फाइल दोगे, अगर मुझे पीडीएफ में दोगे, मेरे लिए जिंदगी आसान है मेरी. ठीक है, तो मैंने तो आपको बताया भी था, कैम स्कैनर इस्तेमाल करो. वो इतने ज्यादा तस्वीरें होती हैं, उनको एक ही में मर्ज कर देता है और एक पीडीएफ फाइल बना के अपलोड कर दो, बस वो खुद ही कर देता है. आपने अपलोड करना है बस, दैट इज इट. सो दिस इज इट फॉर टुडे. अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो यू आर अलाउड टू लीव.